हाँ जी, बस वीडियो नहीं आएगा लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग होगी और ये आएगा। हम लोग कंसिडरेशन कर रहे थे। थोड़ी सी आज वॉल्यूम मेरी पिच स्लो रहेगी, सो प्लीज़ कोऑपरेट ना, क्योंकि इस साइड सारा वो मेडिसिन की वजह से हो रखा है। कंसिडरेशन की छोटी छोटी बातें थी। समथिंग इन रिटर्न, क्या था समथिंग इन रिटर्न? हमने कहा था कि जब दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती हैं तो एक पर्सन प्रॉमिस करता है, दूसरा उस प्रॉमिस के साथ जो भी एक अटैचमेंट है उसको फुलफिल करता है। मैंने मान लीजिए प्रॉमिस किया कि मैं अपनी कार आपको बेचूंगा, लेकिन उसका अमाउंट डिसाइड हुआ 2 लाख रुपीज़, तो आप मुझे 2 लाख रुपीज़ देंगे, मैं आपको कार दूंगा। ये हो गया समथिंग इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन दोनों पार्टी के लिए दोनों तरफ से है। आपके एंगल से कंसिडरेशन कार है, मेरे एंगल से कंसिडरेशन 2 लाख रुपीज़ है। ठीक है जी, ये हमारा कंसिडरेशन था समथिंग इन रिटर्न। क्या था लैटिन फ्रेज? क्विड प्रो को, ये ध्यान रखा हमें। ये कुछ एक छोटी छोटी बातें नहीं। तो लास्ट हमने जब इसमें कर लिया था, इसके लीगल वैलिड रूल्स हमने कर लिए थे। इसमें किसी को कोई डाउट था? ये सारे क्लियर है? लास्ट क्लास में सब प्रेजेंट थे? ठीक है। आज हमें करना था स्टार्ट सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। और आ रहा है कोई पीछे? हमने लास्ट क्लास में एक और पॉइंट पढ़ा था, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। याद है वो पॉइंट क्या था? नहीं पढ़ा, रिवाइज नहीं किया? फटाफट जल्दी से निकालो। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में कराया था मैंने। निकालो। वो था कि अगर प्रॉमिस ही वो देता है ना कंसिडरेशन उसकी तरफ से, तो मतलब स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। क्या था एग्जाम्पल? मैटरनल अंकल के साथ, मैटरनल अंकल थर्ड पार्टी थे, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन थे, और जबकि एग्रीमेंट हुआ था मदर और डॉटर के बीच, मदर और डॉटर के बीच हुआ था, और उसमें स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन थे मैटरनल अंकल यानी मामा जी। और उस लड़की ने प्रॉमिस किया था एक एन्युटी पेमेंट करने का। एन्युटी का भी डिस्कशन किया था उस दिन हमने। एन्युटी क्लियर था सबको कि क्या होता है? अकाउंटिंग टर्म है, लेकिन एन्युटी एक रेगुलर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जो हम जाती है उसे एन्युटी कहते हैं। जैसे आप कार फाइनेंस कराते हो तो इट्स कॉल्ड एन्युटी, रेगुलर इंटरवल में, यानी हर सेकंड को अगर जो चीज़ आ गई तो वो सेकंड को ही आएगी। तो डॉटर ने प्रॉपर्टी लेने के बाद मना कर दिया कि आई विल नॉट पे एनीथिंग टू हिम, और वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन यानी वो जो मामा जी थे, जब वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने उनकी बात को माना कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज पॉसिबल। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है? सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जरा एक बार एक पैराग्राफ पढ़ें आप लोग, सेल्फ स्टडी जरा देखें क्या है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा बात कहना चाह रहा है। फर्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में थे मेरी, मतलब मेरी फर्स्ट क्लास में आया हो लॉ किया था। अच्छा आया था समझ, कंसिडरेशन हमने स्टार्ट किया था उस नहीं आया? अच्छा वो क्लास था। जल्दी जल्दी, कम टाइम लेंगे आज,
फटाफट इस टॉपिक को कंप्लीट करें, मेरी पेज थोड़ी बस स्लो है आज। क्या कह रहा है फर्स्ट पैराग्राफ, क्या कह रहा है बताएं। कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, मे प्रोसीड, मे वर्ड लिखा हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। मे प्रोसीड कंपल्सरी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है। मे प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन के लिए तो पॉसिबल है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जब थर्ड पार्टी है वो सू नहीं कर सकती। ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ऑन इट। मैंने एग्जाम्पल आपको शायद दिया हो कि जब मेरा और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कार को खरीदने बेचने का, सारी लीगल वैलिड रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग, यानी आप मेजर हैं, सब कुछ है, कोई मैंने फोर्स नहीं किया, कोई इस तरीके, सब चीज बिल्कुल लीगल वैलिड चल रही है, तो क्या आपके फादर मुझ पर सू कर सकते? वो नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों पार्टीज के बीच हुआ है, तो वहां पर आपके पेरेंट्स थर्ड पार्टी हो गए। यानी सू अगर करने की बात आएगी तो उसमें आपका होना जरूरी है। बाद में आप कोर्ट के अंदर अपने बिहाफ पर उनको अपीयर करवा सकते हो, लेकिन केस हम लोगों के बीच ही चलेगा। ना मेरी तरफ से कोई और केस कर सकता है, ना आपकी तरफ से कोई केस डायरेक्टली मैं ही करूंगा। उसको प्रोसीड कोई कर सकता है एज पर जो उस वक्त वहां की रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। यही बात कह रहा है। देखो जरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है। P who is indebted to Q sells his property to R and R promises to pay off the debts amount to Q। क्या इक्वेशन बन रही है? P who is indebted to Q sells his property to R and R promises to pay off the debt amount to Q। If R fails to pay, then in such situation Q has no right to sue। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने किसी और से कर्जा लिया हुआ है और मैंने आपको कह दिया कि आप पेमेंट उसको कर देना। आप उसको पेमेंट नहीं करके आए, अरे तो आप उसको पेमेंट करके नहीं आए, तो क्या वो आप पर केस कर सकता है? वो आप पर केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग दोनों पार्टीज आपस में एसोसिएटेड है और हम ही दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। वो सिंपल सी ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अगला देखें जल्दी से। अब इसी रूल को वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इज नोन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। यानी कोर्ट ने दो पार्टीज को एक डॉक्ट्रिन, मतलब एक शेल ऐसी बना दी जिसके साथ आपको और मुझे दोनों को प्रोटेक्शन दी, जिसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी हम पर केस ना कर सके। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी उसमें हमारे ऊपर केस कर देगी तो हम उसी में उलझे रह जाएंगे। तो कोर्ट ने भी कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहा कि ऐसी सिचुएशन में हम इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, यानी हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बाय कोर्ट आपको प्रोटेक्शन मिल रही है कि थर्ड पार्टी कैन नॉट sue you। बिल्कुल ठीक। बट क्योंकि लॉ है, आगे पॉइंट देखो क्या कह रहा है। हाउ एवर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। अब कुछ एक्सेप्शंस डाल दिए, यानी उन एक्सेप्शंस का मतलब क्या हुआ कि वैसे तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी लगेगा दो पार्टीज के बीच, बट इन सम एक्सेप्शन केसेस थर्ड पार्टी कोर्ट में खींच सकती है अपन दोनों में से किसी एक को। तब वो जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी खत्म हो जाएगा। हम कहां पे चले जाएंगे फिर? एक्सेप्शंस में। यानी वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि थर्ड पार्टी
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सू नहीं कर सकती, लेकिन उसके एक्सेप्शंस भी हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है देखो, इन द केस ऑफ ट्रस्ट। आपने ट्रस्ट को अकाउंट्स में एज अ ट्रस्ट भी पढ़ा होगा, हम एज अ वर्ड भी पढ़ते हैं इसे, उसका अपना एक मीनिंग है। और जब हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं तो ट्रस्ट अपने आप में एक लीगल कंस्ट्रक्शन है। यानी मैं और आप, हम सारे मिलकर एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, तो वो एक बॉडी बन जाती है। वो एक क्या बन जाती है? बॉडी बन जाती है। ये उस बॉडी की बात हो रही है। जैसे इसका एक अलग एनजीओज होते हैं, एनजीओज जैसे ट्रस्ट भी होती है। ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी पढ़ा है आपके? इसमें तो आया होगा 11th-12th के अंदर, जब आपने सिविक्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, या कुछ इस तरीके के अंदर कहीं पर। सिविक्स तो खैर 10th से पहले पढ़ा होगा। ट्रस्ट में क्या होता है बेटा, मैं आपको एक हल्का सा हिंट देता हूँ, फिर इसके ऊपर आएंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक नेबर में क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेट रहा उस फैमिली के साथ। दे वर 4, मदर, फादर एंड अ डॉटर एंड अ ब्रदर। उस डॉटर का ब्रदर, एक सन मतलब। डॉटर जो थी मेंटली रिटायर्ड थी। अनफॉर्चुनेट हुआ उनके साथ, फादर, मदर और ब्रदर विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ उनकी डेथ हो गई। नो अ रिटायर्ड, मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड इज देयर। वो चाइल्ड भी नहीं कहेंगे, शी वॉज 26-27 ईयर ओल्ड, बट रिएक्टेड ऑलवेज अ चाइल्ड। तो प्रॉब्लम आई कि अब इस बच्चे को केयर कैसे की जाए, है ही नहीं कोई। कोर्ट की इंटरवीन हुई, कॉलोनी के लोग, सोसाइटीज की इंटरवीन हुई, और एक ट्रस्ट डेवलप किया गया, जिसे बता रहे हैं ट्रस्ट डेवलप किया गया। वहां पर उसकी मैटरनल जो मदर की सिस्टर होती है उसको, यानी मासी को ट्रस्ट बनाकर उसको हैंडओवर कर दिया गया, और बेनिफिशियरी हो गई वो चाइल्ड, कि इस प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा उस रेंट से अब आप इसकी टेक केयर करोगे। तो वहां पर ट्रस्ट का काम क्या था? ट्रस्ट के लिए जिसमें इसको होलसेल चार्ज दे दिया गया उसकी मासी को, अब उसका काम क्या है? उसकी प्रॉपर्टी को केयर करना, साथ में उस लड़की की केयर करना, साथ में उस लड़की की केयर करना। तो वो जो ट्रस्ट है उसको सारी जिम्मेदारी लीगली दी गई है, एक बॉडी बनाकर दी गई है। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन आएगा उस लड़की की तरफ, तो किसका आ जाएगा? ट्रस्ट की तरफ से आ जाएगा। तो वहां पर अगर कोई केस करना है उस लड़की की तरफ से, तो कौन कर सकता है? वो ट्रस्ट कर सकती है, ऑल्दो इट वॉज अ थर्ड पार्टी। क्योंकि ट्रस्ट अलग बॉडी हो गई, उसका काम क्या था? जस्ट टू टेक केयर। बट उस ट्रस्ट को ये राइट्स दे दिए गए कि जब भी इस बच्चे के साथ अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो उसके बिहाफ पर यू कैन फाइट, चाहे कहीं पर भी फाइट करना हो, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर किसी कोर्ट के अंदर। इसे कहते हैं ट्रस्ट। ये उस ट्रस्ट की बात हो रही है। एक ट्रस्ट विश्वास तो है ही है, तो उसी विश्वास के तौर पर ये ट्रस्ट बॉडी क्रिएट की जाती है, जिसमें मानकर चला जाता है कि उस फीमेल पर ट्रस्ट किया जा रहा है कि ये इसकी टेक कर करेगी प्रॉपरली। देखो जरा, आप पढ़े, आप समझ जाएंगे। थोड़ी बात समझ में आ गई? बेनिफिशियरी वर्ड, गुड मॉर्निंग। बेनिफिशियरी वर्ड आ रहा है, गुड मॉर्निंग। बेनिफिशियरी वर्ड क्या है? जिसकी केयर करना है। देखो ये वाला एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़े। इन केस ऑफ ट्रस्ट, इन केस ऑफ ट्रस्ट, पीछे आ रही है ना मेरी वॉल्यूम? थोड़ा सा पिच लो है, लेकिन आ रही है बस। बट ठीक, थैंक यू। A beneficiary can enforce his right under the trust, though he was not a party to the contract between the settler and the trustee. अब इसको उसने दूसरे एंगल से कह दिया। अभी हमने अब क्योंकि वो बेनिफिशियरी जो है मेंटली रिटायर्ड है, अब किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो कौन करेगा? ट्रस्ट करेगी। अब यानी मेरा उस ट्रस्ट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो
क्या बेनिफिशियरी वहां पर सेकंड पार्टी है? नहीं, वो थर्ड पार्टी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? ट्रस्ट और मेरे बीच में। तो उस केस में बेनिफिशियरी क्या कर सकता है? सू कर सकता है। वाइस वर्सा, दोनों एंगल से ट्रस्ट भी कर सकती है और वहां पर बेनिफिशियरी भी कर सकता है, ऑल्दो एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था? ट्रस्ट के साथ। तो इन केस ऑफ ट्रस्ट, थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। सेकंड जरा पढ़े क्या कह रहे हैं। फैमिली सेटलमेंट, ये तो इजी वर्ड है, फैमिली सेटलमेंट। देखो इसमें क्या हुआ है। बिल्कुल वही जो हमने एग्जांपल लास्ट पढ़ा था, मैटरनल अंकल वाला, सेम बिल्कुल बैठ रहा है वही। देखो फैमिली सेटलमेंट में हुआ डिसाइड, मदर, वहां पर मैटरनल अंकल थे, यहाँ पर मदर आ गई, तो थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो गई। दोनों ब्रदर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन थर्ड पार्टी वो है, बेनिफिशियरी है, शी कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है, थर्ड पढ़े जरा जल्दी से। ये आपको पॉइंट अच्छे लगेंगे और बड़े प्रैक्टिकल टाइप के हैं, और ये जैसे जैसे आगे प्रैक्टिकल चलता गया एक्सेप्शंस बनते गए, पहले से नहीं बने थे। जैसे जैसे केसेस आते गए एक्सेप्शंस ऐड होते चले गए। इसका एग्जाम्पल भी पढ़िएगा साथ में। अरेंजमेंट्स बहुत होते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे होता है। हम बेटे कोर्ट में देखते हैं रोज इस तरीके की चीजें। हो सकता है आपके नेबर में कहीं हो रही हो, अभी आप बच्चे हैं तो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होंगे। पेरेंट्स से पूछेंगे तो पेरेंट्स तो आपको लिस्ट बनाकर सुना देंगे, फलां के यहाँ ऐसा हो रहा है, फलां के यहाँ ऐसा हो रहा है, फलां के यहाँ, क्योंकि वो सोशल ज़्यादा होते हैं ना। आप तो भी अपने एज ग्रुप में अभी 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 तो मेजर हुए हो आप, तो अभी ये कहानियाँ सुनने को आएंगी धीरे धीरे। लेकिन वो लोग तो पिछले 20 साल से इस सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे पास इतनी स्टोरीज हैं। आप सोचते होंगे कि जो टॉपिक छेड़ो सर के पास एक एग्जाम्पल होता है, और मजे की बात है कि एक लाइव एग्जाम्पल होता है मेरे अराउंड्स। क्योंकि अब एक तो बैठते भी ऐसी जगह है, और ऊपर से हम भी अपनी सोशल लाइफ में आगे आ गए हैं, 20-25 साल देखते हैं बहुत दुनिया को। तो ये बहुत होता है बेटा, कोर्ट में तो आए दिन होता है। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, ठीक है, वाइफ यही कहना चाह रहा है, वाइफ कुछ नहीं कह पाई। कभी कभी पुराना जमाना था, आजकल तो खैर झांसी की रानियां हैं, है ना, होना भी चाहिए। अच्छी बात है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि पुराने के, आप भी गांव देहात में आप जाएंगे, फीमेल फैक्टर थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा डाउन है। वो लोग ज़्यादा इतना आवाज़ नहीं कर पाते। अब उसमें फादर ब्रदर्स इसी तरह के लोग बीच में आते हैं, फिर थोड़ी सी दबंगई दिखाकर कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं कि भाई ऐसे कैसे। यही हुआ इस क्वेश्चन में भी, इस एग्जाम्पल में फादर ने कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया, उसके हस्बैंड को समझा दिया कि बेटा प्यार मोहब्बत से रह लो, नहीं तो गोली मार दी जाएगी आपको। पूरी स्टोरी इसमें बताई नहीं गई है, लेकिन रियल केस यही था। गांव देहात में तो फिर बंदूक लेके चलते हैं कि अब तो भाई मेरी बेटी का जो होगा होगा, लेकिन तेरा भी नहीं होगा, छूटेगा फिर कुछ। भाई सब मान गए, लेकिन फिर बाद में वो थोड़े ताकतवर हुए होंगे तो उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया लड़की को। तो अब वो क्या कह रहा है हस्बैंड कि मेरा तो एग्रीमेंट इनके फादर के साथ हुआ था, ये कौन है केस करने वाली।
मेरा तो फादर के साथ हुआ था इनका एग्रीमेंट, फादर नहीं रहे इनके। एक्चुअली क्या था, फादर को गोली मार दी थी इन्होंने उस केस में। अब फादर खत्म हो गए, वो कह रहे फादर तो है ही नहीं, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ अब मेरे को कौन इन्फोर्स करा सकता है। वही पुरानी गांव वाली मेंटालिटी थी। अब तो खैर गांव में भी बहुत अच्छे समझदार लोग हो गए। तो बाद में जब कोर्ट की इंटरवीन हुई, पता चला, तो कोर्ट ने कहा भैया ये थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, बेनिफिशियरी तो यही है। आपका उनके फादर के साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो इन्हीं को लेकर तो हुआ था, ये आपको कोर्ट लेकर आ सकती हैं। समझ गए? तो ट्रस्ट निकल आया पहले नंबर पे, एक्सेप्शन। दूसरे नंबर पे क्या निकल आया? फैमिली सेटलमेंट। तीसरे नंबर पे क्या लगाया? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स। ये मैरिज के टाइम के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है। आगे देखें, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़े एक बार क्या होता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे बेनिफिट की बात आ रही है। यहाँ पर जो एक थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी है। एक्चुअली दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट किसको मिलना है? एक थर्ड पार्टी को। जिसको बेनिफिट मिलना है, जो बेनिफिशियरी है, अगर बेनिफिशियरी का कोई भी राइट सफर हो रहा है तो वो थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और एक्सेप्शन केस में चला जाएगा और वो सू कर पाएगा। इसमें भी वही हुआ कि कोई असाइनमेंट मिला, उसमें भी बेनिफिट किसी थर्ड पार्टी को जाना था, और फिर वही दोनों के बीच डिस्प्यूट, तो वो थर्ड पार्टी कैन गो टू द कोर्ट। तो ये याद करते हुए चलना है। पहला, फर्स्ट नंबर पे ट्रस्ट, दूसरे नंबर पे फैमिली सेटलमेंट, तीसरे नंबर पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ नंबर पे आ गया असाइनमेंट। अब देखें फिफ्थ, एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल। क्या हुआ? नहीं पूछ रहे हो या बता रहे हो? ये पूछ रहा हूँ। एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल जरा पढ़े जल्दी से, इसे क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट वैसे क्या होता है? क्या मीनिंग समझते हो एक्नॉलेजमेंट का? किसी एग्जाम्पल से समझाओ। कोई नहीं, फिर मेरा भी फॉल्ट है, काफी दिनों बाद क्लास हो रही है। लेकिन आगे से मैं भी कोशिश करूंगा कि भगवान ठीक ही रखें जल्दी। और आप जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पढ़ना शुरू कर दो, कल रिजल्ट आ रहा है। ऑल्दो आपका नहीं है, बट धुक धुक तो होनी चाहिए, रिजल्ट है ना? 6 महीने बाद आपका पास भी आपका रिजल्ट आ रहा होगा, तो धुक धुक तो रहनी ही चाहिए। आपका कोई ना कोई नोन का रिजल्ट आ ही रहा होगा, तो धुक धुक तो रहती है। एक्नॉलेजमेंट होता है किसी तरीके का एविडेंट करना, एक्नॉलेज करना, जैसे ही इज माई फ्रेंड, है ना? और अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि जब मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, तो उसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। यानी आपने उस बात को एविडेंटेड कर दिया कि जो ये कह रहे हैं वो सही है। आप आप लोग तो बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं आज की दुनिया। तो हमारे तो क्या होता था, जिसने हेलो कर दी बस में भी मिल गया, घर में जाके बोल दिया माय फ्रेंड। कैसे जानते हो? अब ये पता ही नहीं है। अभी अभी तो बस में मिला था, हाय हेलो हो गई, ठीक है। घर में आ भी गया बच्चा, बैठ भी गया, खाना भी खा गया, और बाद में डांट भी पिट गई हमें कि कौन था पता ही नहीं है, दोस्त बन गया, खाना खिला दिया। मतलब बात खाने की नहीं है, लेकिन घर के अंदर एक अननोन बंदा आकर बैठ गया, 1-1.5 घंटा खाना पीना खा के सब चला गया। उसकी कोई इल इंटेंशन होती तो पता नहीं क्या कर जाता। आजकल के तो बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हैं। खैर, मैं ही मेरे घर में देखता हूँ, बच्चे आपस में हिसाब किताब कर रहे होते हैं। अरे हाँ भाई, कल पार्टी हुई थी, तेरे 150 रुपए हैं, मेरे 100 रुपए है, तेरे 50 रुपए है। ऐसे बातचीत चल रही होती है। बहुत मतलब थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा होता है, क्योंकि हमने कभी किया नहीं ऐसा। बट मैं सोचता हूँ कि इतना प्रैक्टिकल, बट है। आप लोगों की जो इस तरह की सोसाइटी है,
आप लोग पहले से इतने प्रैक्टिकल बनकर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप पहले कि हाँ भाई इस बंदे को घर तो लाना ही नहीं है, आप तो साइड ही कर दोगे, अच्छा ओके टाटा बाय बाय, जाओ यहाँ से, जाओ आगे, मेरा घर आगे है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इक्नॉलेजमेंट देना बड़ा खतरनाक हो जाता है, बड़ा खतरनाक हो जाता है किसी को एक्नॉलेज करना। आप तो सुनते होंगे, है ना, हम देखते हैं, केस आया फरीदाबाद में, एक लड़का बैचलर रहता था अपने फ्लैट में अच्छे से, उसका दोस्त आया कि हाँ मैं आ रहा हूँ तेरे घर, आ जाऊँ क्या? उसने कहा आ जा, और वो पट्ठा जो है अपनी गर्लफ्रेंड लेकर आ गया उसके फ्लैट में। भाई साहब दोनों जेल में है आज, दोनों जेल में है, मतलब आगे की स्टोरी समझ जाओ, वो भाई साहब दोनों जेल में है। तो वो रोता है, कहता भाई साहब मेरी तो गलती क्या थी, इसने मुझे फोन करके पूछा घर आ जाऊं, मैंने कह दिया आ जा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि किसको ला रहा है ये साथ। और वो इकनॉलेजमेंट इतनी महंगी पड़ गई उसको। मकान मालिक अलग रो रहा, कितने दिन तक उसका घर सील रहा, कह रहा भाई हम फंस गए, सब फंस गए। इकनॉलेजमेंट, है ना, एक थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बता रहा हूँ आप लोगों को कि अलर्ट रहने चाहिए ना। अब आप सब मेजर हो गए हो तो इसलिए मैं कुछ एक ऐसे पॉइंट्स बताता रहता हूँ सबको कि नोटिस रहना चाहिए कि इतना आसान नहीं है आज की डेट में दोस्ती को डाइजेस्ट कर पाना, है ना। वो गाने इसीलिए बन गए हैं कि हर दोस्त तो इसलिए पुराने जमाने अलग थे, है ना, वो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन खड़े हो गए, तेरे को गोली पहले नहीं लगेगी पहले मुझे लगेगी। यहाँ तो क्या होगा कि देखेंगे कौन है, अरे इधर आ जरा, गोली चलने वाली है, खड़ा हो जाओगे। तो खैर, तो ये एक्नॉलेजमेंट वाला मैटर यहाँ पर तो खैर जज जो है, कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट दे रहा है कि अगर एक्नॉलेजमेंट है तो उसकी इज्जत रखी जाए, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं, कंसिडर करता है कोर्ट भी। क्या कह रहे हैं देखो, वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेज हिमसेल्फ एज एन एजेंट, अपने कंडक्ट से अगर वो एजेंट शो कर रहा है, किसका? प्रोमिसर का। कौन शो कर रहा है? ध्यान से पढ़ो, सेंटेंस क्या है, वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेज हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, it would results into a binding obligation towards third party। क्यों फंस रहा है वो? क्योंकि जब उसने कहा कि मैं आपके घर आ जाऊं, तो इक्नॉलेजमेंट हो गई ना कि आप जानते हो, आप जानते हो, आप उस क्राइम में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो अंदर थर्ड पार्टी, उस लड़की ने दोनों पर केस कर दिया, क्योंकि एक्नॉलेज किया था उसने, मेरा फ्रेंड है। उसने भी चुपचाप से चुप रहा होगा, सुनाया, कुछ नहीं कहा होगा, तो क्या मान लिया जाएगा कि जो ये कह रहा है वो सत्य वचन है, सच है। ठीक है जी। हालांकि और बहुत सारी बात थी, लेकिन मैंने नटशेल करके बताया है आपको, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है एक्नॉलेजमेंट पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, और थर्ड पार्टी वहां पर एंटर कर जाती है कोर्ट, उसमें कोर्ट मैटर्स में, और वो सू कर सकती है। तो एक और ऐड हो गया क्या, एक्नॉलेजमेंट या स्टॉपल, इसको स्टॉपल भी कहते हैं, कि मैंने जो बोला और मैं चुप रहा, मैंने उसको रजामंदी दे दी, मैंने उसको रजामंदी दे दी। आज कोर्ट में जब किसी को बुलाया जाता है तो पहले पूछा जाता है हाउ डू यू नो हिम, तो बताता है जी मेरा फ्रेंड है। अच्छा, आज आप के पेरेंट्स जिन्होंने अगर मान लीजिए मैरिज रजिस्टर्ड ना कराई हो, अब उनको बाहर जाना हो, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है, चाहे उन्होंने आज से 20 25 30 साल पहले शादी की हो, दे हैव टू रजिस्टर देयर मैरिज। हमारा पड़ोसी आ गया, हम दो नए नए पड़ोसी थे, मतलब जानते हो तो 20 साल से थे, अब उस विटनेस के लिए मेरे पास आ गया, कह रहा जी विटनेस दे दो। जी कैसे? कि वो हस्बैंड वाइफ है। मैंने दे दी, हस्बैंड वाइफ है विटनेस। कह रहा आप कैसे जानते हो हस्बैंड वाइफ है? अब बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था उसका, पुलिस वाले का।
आप शादी में गए थे? मैं कहा नहीं, मैं तो यही मिला हूं। तो कह रहे फिर आप विटनेस क्यों दे रहे हो? फिर आप विटनेस क्यों दे रहे हो जब आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है? हो सकता है इन्होंने शादी ना की और है यहाँ पर, ऑल दो मुझे पता ही वॉज किडिंग विद मी। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ऐसे पता चला कि जब मैं इनके घर जाता था, अब मुझसे किडिंग कर रहा है तो हमारे पास भी साफ जवाब थे। मैंने कहा जब मैं इनके घर गया मैंने इनकी मैरिज एल्बम देखी। उस मैरिज एल्बम में मैंने सब देखा, फेरे की सेरेमनी भी थी, सारे रिलेटिव्स थे, मैं इनको सबको जानता हूँ। तो आई डू रियलाइज कि इज मैरिड विद दैट लेडी। तब माना वो। ये है एक्नॉलेजमेंट, कि मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि हाँ आई नो हिम, आई नो बोथ ऑफ देम, आई नो बोथ आर मैरिड। ये चीज होती है। कोर्ट में यहीं पर फंस जाते। एक ने हमारे यहाँ विटनेस किया, कह रहे जी मैं तो इनको 20 साल से जानता हूँ। अच्छा जी, अपना रेजिडेंस प्रूफ दिखा दो। उसका रेजिडेंस प्रूफ दिखाया तो 5 साल पहले ही आया था वो तो उस कॉलोनी में। कर लो, सामने वाला वकील है ना, वो पकड़ गया उस बात को, देखा कि लो भाई। तो ये एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इन द केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, जरा ये पढ़े। ये आज हम कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इनका एक सरसरी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आज मेरे को खुद थोड़ा सा कम मजा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि मेरी जो यहाँ से ना दर्द हो रहा है थोड़ा, वो छाले टाइप के हो रखे हैं मेडिसिन की वजह से। लेकिन अगली क्लास में पूरा एक गो थ्रू डिस्कशन करेंगे, चाहे 15-20 मिनट का, आधे घंटे का। आपने सबने पढ़कर आना है, ठीक है, क्विक इस वाले पार्ट का। क्योंकि मैं जब तक ज़्यादा ना बोलूँ मेरे को मज़ा नहीं आता है, तो क्योंकि कुछ चीज़ें समझाने के लिए। क्या कह रहा है, जरा पढ़े। हम जब कोई भी लैंड का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप फ्लैट खरीदते हैं, उसमें भी लिखा हुआ होता है कि इसका जो फ्रूट है, इसका जो बेनिफिट है, इसके सक्सेसर ले सकते हैं। सक्सेसर मतलब आपके पेरेंट्स जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसको आप भी यूज कर सकते हैं। सॉरी। लेकिन अगर उस लैंड के साथ या उस फ्लैट के साथ कोई कंडीशन लगी है, ऐसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ फ्रूट या जूस वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली हम लोग किस चीज के लिए, बेनिफिट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फ्रूट और जूस के ही हकदार होंगे। अगर उसके साथ कोई क्लॉज अटैच है जो आपको कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है, तो वो क्लॉज आप पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जबकि सक्सेसर कौन है? थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ होगा? आपके पेरेंट्स और जिससे खरीदा। बट सक्सेसर आप हैं, तो आप भी उससे अफेक्टेड हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सॉरी, दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड बिटवीन माय फादर एंड दैट पर्सन, आई एम नॉट बाउंड विद दीज कंडीशंस। तो कह रहा है सॉरी, लिखा हुआ है सक्सेसर्स भी बाउंड होंगे। तो यहां पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि लैंड के साथ जो जो चीजें जुड़ी हुई है, कोवेनेंट जो भी उसके साथ जुड़ी हुई है, वो सब सक्सेसर पे भी, थर्ड पार्टी पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। समझ गए? तो थर्ड पार्टी के ऊपर ऑटोमेटिकली वो बाउंड हो गई।
एग्जाम्पल एक बार पढ़ लो। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल लगा हुआ है। एक एग्रीकल्चर लैंड है और उसके साथ जो टुकड़ा है दूसरी लैंड के ऊपर कंडीशन लगी है कि इसके साथ कोई ऐसी इंडस्ट्री आप नहीं स्टार्ट कर सकते जो इस एग्रीकल्चरल लैंड को खराब करेगी। तो वो सक्सेसर के ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। सक्सेसर ये नहीं कर सकता कि हाँ जी मेरे को नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो उनके बीच हुआ था, मैं तो इंडस्ट्री डालूंगा ही डालूंगा, तो वो इस तरह से नहीं कह सकता। थर्ड पार्टी के ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा, ये चीज कहना चाह रहा है ना। कोवेनेंट मतलब जो साथ जुड़ा हुआ है उस लैंड के साथ। आगे आप आएंगे जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर लैंड के बारे में काफ़ी पढ़ेंगे, है ना। उसमें भी इसी तरीके की चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे आप फार्म हाउस सुनते होंगे, दिल्ली के अंदर बहुत सुनते होंगे। हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। फार्म हाउस का अपना एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर जहाँ पे लैंड है वहाँ पर रेजिडेंशियल नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? जहां पर सिर्फ खेती हो सकती है वहां पर आप रिहाइश प्लॉट्स नहीं काट सकते, आप अपनी रिहाइश नहीं बना सकते। बट गवर्नमेंट की एक वहां पर क्लॉज है कि आपके पास अगर एक फार्म हाउस लैंड है, उस फार्म हाउस लैंड के इतने परसेंट पार्ट पर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये कंडीशन है। मैं इस तरह इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कंडीशन क्या होंगी, हर जगह एक जैसी नहीं है। जैसे आप जोशी मठ का सुन रहे हैं, आज वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। आप सुनते होंगे उत्तराखंड का और भी कई जगहों का कि वहां पर आप इतना बड़ा प्लॉट ले सकते हो लेकिन पूरा 100% नहीं बना सकते। जो फार्म लैंड है, फार्म लैंड पर तो कुछ ऐसा है 10% तक का ही बना सकते हो, 10 या 20%। मान लीजिए आपके पास 1000 गज का प्लॉट है तो उस पे आप 120 गज में बना सकते हो, बाकी में आपको शो करना पड़ेगा कि यू आर डूइंग फार्मिंग एग्रीकल्चर। हाँ बेटा, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है बेटा। ना करेंगे तो पेनल्टी है, वही तो बता रहा है। अब उस लैंड के साथ जो रूल है वो आप पर एप्लीकेबल हो गया, ऑल्दो आपके लैंड आपके फादर ने खरीदी थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एग्रीमेंट तो जी मेरे फादर और उनके बीच हुआ था, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ इससे, मैं तो पूरी पे बनाऊंगा। आप बना ही नहीं पाओगे, यही चीज बताना चाह रहा है। ठीक है ना। इन केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड, उस लैंड के साथ अगर कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन अटैच्ड है तो वो थर्ड पार्टी पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। देखिए लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। अभी एजेंट वाला पार्ट तो हमने ऊपर भी पढ़ा था। सिंपल सा एग्जांपल है एजेंट का। आप किसी शॉप में जाते हो लैपटॉप खरीदने, आप कभी भी उस लड़के से या जो भी फीमेल या मेल होता है उससे कभी पूछते हो कि आर यू द ओनर? नहीं पूछते, बिकॉज वो तो सेल्समैन होता है और सेल्समैन से आप खरीद कर लाते हैं। वहां पर सेल्समैन के बाद एक अकाउंटेंट बैठा होता है जो बिल पर साइन करके दे देता है। लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बना? ऑनर के साथ। जबकि आप डील किसके साथ करके आए हैं? तो क्या ऑनर क्लेम नहीं कर सकता? देखो पड़ोसी क्या कह रहे हैं। The principal can enforce the contract entered by his agent where the agent has acted within the scope of the authority. हाँ, authority बहुत जरूरी है। And in the name of the principal, तो प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, मतलब पार्टी बन जाता है, जबकि हमने किसी से भी खरीदा होता है। तो ये बड़ी बातें ध्यान रखनी है आपको। कभी कभी हम एजेंट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, कभी कभी हम एजेंट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ये इसलिए समझाया जा रहा है, तो आपको बड़ा समझना है कि एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल को। तो इसलिए जो भी बात हो रही है वो प्रिंसिपल के साथ हो रही है। अगर आपका कोई एजेंट है तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं पता चला कि कोई फॉल्स कमिटमेंट कराया और आपने उसको ऑथोराइज किया हुआ है कि हाँ जाओ जाओ कराओ, कोई टेंशन नहीं, हम हैं, फंस जाएंगे आप। तो फंस जाएंगे आप। इसलिए जब कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो वहां पर एजेंट्स को थोड़ा सा पैर पुचकार के कि आ जाओ मैं जरा बात कर लूँ पहले।
कहीं आपने कोई फॉल्स कमिटमेंट्स ना करती। बैंक्स क्या करता है, बैंक के तो एजेंट ही आते हैं हमेशा आपके पास, तो बैंक ने इसलिए क्या कर दिया, लीगल फॉर्मेट्स में सारे फॉर्मेट्स बना के रख दिए। आप बैंक जाओ जी, पैसे निकालने ये फॉर्म भर दो, पासबुक चाहिए ये फॉर्म भर दो, कुछ भी चाहिए, वॉट एवर यू नीड, वॉट एवर डीलिंग यू आर गोइंग टू मीट विद द बैंक, आप एक फॉर्म भरते हैं, फॉर्म पे आप साइन करते हैं, है ना। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बन गया, डायरेक्ट बैंक के साथ, उसके स्टाफ के साथ नहीं बना, बैंक के साथ बना। आप तो स्टाफ चेंज होता रहेगा, ये चीज समझा रहे हैं। तो कितने पॉइंट्स हो गए जरा, 7 पॉइंट्स है। देखो एक बार कुछ कुछ याद हुए। 7 पॉइंट्स देखो याद हो गए, याद करते हुए चलो। मैंने एक सिंगल पेज वाला भी आपके साथ शेयर कर लिया था ना, ये वाला भी शेयर किया है मैंने, कर लिया था ना। तो जब याद करेंगे तो आप देखिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको देखेंगे कि एक पेज में आपका कंसिडरेशन पूरा खत्म हो जाएगा। और मैं तो हमेशा बच्चों को समझाता हूँ कि कोशिश करो, ऐसी आदत डालो कि एक एक्टिविटी करते हुए एक चैप्टर रिवाइज हो जाए। मम्मा ने आपको चाय दूध कुछ भी दिया है पीने का, साथ में जो भी ब्रेकफास्ट दिया है, ब्रेकफास्ट के सामने पेज रखा, वो करते करते रिवाइज कर लिया, हो गया खत्म। कभी कभी 100% याद नहीं रहता है, कभी नहीं, मतलब हमेशा ही 100% कभी भी याद नहीं रहता, बट रेगुलर याद करते रहो, रेगुलर रिवाइज भी करते रहो ना, तो 100 का 110% याद हो जाता है। तो ये मैंने एक एक्सरसाइज की थी उस दिन, फिर दोबारा भी सच्ची बताऊं नहीं कर पाया हूँ। कोशिश करेंगे कि पिछले चैप्टर के लिए भी एक ऐसी एक्सरसाइज कर ले, तो आपके पास एक एक पेज की एक समरी भी आनी शुरू हो जाए। तो ये करना है थोड़ा सा आपको, आपके लिए फायदेमंद चीज है बेटा। तो देखो ये 7 पॉइंट्स हो गए थे हमारे। ऐसा करने से ये पता चल रहा है कि हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है बस, फटाफट ये 7 पॉइंट्स याद, ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, असाइनमेंट, ये ध्यान रखना है, एक्नॉलेजमेंट, कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड, एंड लास्ट में थ्रू एन एजेंट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी, 7 पॉइंट्स याद सबको, अभी सुनूंगा। जल्दी से आ जाते हैं, एक इसका ये पॉइंट और डिस्कस कर ले, फिर वो थोड़ा सा सुनने वाला प्रोसेस हो जाता है। क्या कह रहा है देखो, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, कंसिडरेशन क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट था ना कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अभी हमने एक्सेप्शंस पढ़ लिए, थर्ड पार्टी वाले प्रिविटी के एक्सेप्शंस पढ़ लिए, यानी अब लॉ है ऐसा बेटा, दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलेगा, बैलेंस करता है। अब यहां पर कह रहा है कि कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये लो। पहले तो कहता है जी कंसिडरेशन एसेंशियल एलिमेंट है, नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन लॉ, अब लॉ में आती है बेटा बहुत सारी बातें, तो एक्सेप्शंस फिर से आ गए। अब ये उसके एक्सेप्शन हो गए कि इस केस में क्या कह रहा है, पहले पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो यही कह रहा है कि जनरल रूल तो क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सर्टेन केसेस में कि कंसिडरेशन नहीं हुआ लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे पहला क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल वर्ड आ रहा है बेटा, जो बाय नेचर आता है हमारे ह्यूमन बींग्स के बीच, बाय नेचर। देखो क्या कह रहा है,
कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड अंडर सेक्शन 25(1). पहला, इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। सेकेंड, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप। ये ध्यान रखना है। टू ईच अदर, मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। जैसे उस लेडी ने अपनी डॉटर को अपनी प्रॉपर्टी दे दी थी, कंडीशन लगा दी, बस एक वहां कंडीशन लगा दी थी कि मैटरनल अंकल को एक एन्युटी पे करनी है, लेकिन वो कंडीशन जरूरी नहीं थी। एक मदर, एक फादर अपने बच्चों को तो प्रॉपर्टी दे ही सकता है बिना पैसे के। नहीं, आप अपने पेरेंट्स से सुनते होंगे ना, बेटा सब कुछ तो आप ही के लिए कर रहे हैं, है ना, एक नॉर्मल पेरेंटल डायलॉग। मैं भी मारता हूँ, ये तो नॉर्मल है, आप पेरेंट बनेंगे आप भी यही डायलॉग मारेंगे, ये तो एक नॉर्मल डायलॉग है। और एक्चुअल में ये रियलिटी है, ये नॉर्मल डायलॉग भी है लेकिन ये रियलिटी भी है ना। सबने जाना है एक दिन तो ऊपर, तो प्रॉपर्टी किसके पास आनी है? बच्चों के पास। रियल फैक्ट, कड़वा सच। क्या कह रहे हैं चौधरी साहब, जोर से बोल दो। मैं तो बोल रही नहीं बोला फिर? अरे तो आवाज किसकी आई? सब पर आता है। अच्छा, पीछे वाले से आई हुई ना, इस साइड से। चलो कोई नहीं। तो अब इन राइटिंग इसलिए कह रहा है कि देखो, वैसे तो मिलनी तो है ही है नियर डियरेस्ट को, लेकिन मान लो दो भाइयों में से एक भाई को ही दे दी पापा ने, इन राइटिंग दे दी, इन राइटिंग दे दी, विदाउट कंसिडरेशन दे दी। अभी हम दूसरे भाई की बात नहीं कर रहे। तो क्या कोई चैलेंज कर सकता है जी इसमें तो लेन देन ही नहीं हुआ, ये प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन तो इनवैलिड है? नहीं हो सकता, वैलिड है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन रिलेशनशिप होनी चाहिए। क्या आपके फादर आपके फ्रेंड को दे सकते हैं? क्या वो ये शो कर सकते हैं कि मेरा तो नेचुरल अफेक्शन हो गया था, मेरे बच्चे के साथ बचपन से आ रहा है, मैं इसी को दूंगा? वहां पॉसिबल नहीं है। कोर्ट भी कहेगा ऐसा कैसा नेचुरल अफेक्शन कि अपने बच्चों को नहीं दे रहे उसको दे रहे हो? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कोर्ट कहेगा फिर तो सब नेचुरल अफेक्शन दिखा देंगे, फिर तो सब नेचुरल अफेक्शन दिखा देंगे। सरकार को जो ड्यूटी मिलनी है कहां से मिलेगी? सरकार को भी तो पैसा मिलता है ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर में, फिर तो सब दिखा देंगे नेचुरल अफेक्शन है। मेरे एक दोस्त ने डील कर ली एक प्रॉपर्टी की, उस टाइम इतने हार्श रूल नहीं थे, थोड़ी सी अंडर वैल्यू डील कर ली। भाई साहब एसडीएम साहब ने बुला लिया उसे, जरा बैठो, ऐसा कैसे, इतने सस्ते में तो मिल ही नहीं सकती प्रॉपर्टी। उसमें चेक अमाउंट से एसेस करते हैं ना, हालांकि खरीदी तो ज्यादा की थी उसने, चेक अमाउंट शायद थोड़ा कम दिखा दिया होगा, गलती की उसने भी, वकीलों से सलाह नहीं ली, एसडीएम साहब ने बिठा लिया। जब बिठा लिया तो फोन आया हमारे पास, फिर किस तरीके से मामला को ठीक कराया गया। तो कहाँ पकड़ा एसडीएम ने? भाई कोई नेचुरल अफेक्शन तो है नहीं, इतने सस्ते में कैसे हो गई डील? यही पॉइंट था उसका, एसडीएम का। कह रहा है जी तब से कह रहा है इतनी देर से बैठा बैठा मेरी आंटी है मेरी आंटी है मेरी आंटी है, तो शो तो कर दे भाई आंटी है, बुला ले आंटी को, आंटी तो आ नहीं रही। तो नेचुरल अफेक्शन नहीं है, मुझे दिख गया। तो खैर इन राइटिंग होना जरूरी है बेटा, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जिससे बाद में चैलेंज ना हो। नहीं तो इन राइटिंग नहीं होगा तो चैलेंज होने के चांसेस हो जाते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसलिए इसने कहा है कि नेचुरल अफेक्शन के अंदर कितनी कंडीशन रख दी? 4। पहला कि नेचुरल दिखे, वो जो लव एंड अफेक्शन है वो नेचुरल दिखना चाहिए। नेचुरल तो आप जानते होंगे इस तरह के रिलेशनशिप में नेचुरल दिखेगा ही दिखेगा, मदर फादर भाई बहन चाचा ताया मासी नेचुरल है, ठीक है ना। नॉर्मली ब्लड रिलेशन तो नेचुरल में आएगा ही आएगा,
ठीक है। पार्टीज मस्ट स्टैंड टू नियर रिलेशनशिप, नियर रिलेशनशिप में आना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए और साथ में रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। अगर लॉ ने कुछ बोला है तो उसी लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी गिफ्ट डीड, जैसे मदर आपको गिफ्ट डीड कर सकती है, तो गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड कराओ ना भाई। हम नहीं मांग रहे कंसिडरेशन, लेकिन रजिस्टर्ड तो कराओ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 18 क्या कह रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है पहली लाइन में? रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होता तो कौन सा एग्रीमेंट हो जाता है? ये सोशल एग्रीमेंट। याद है, पढ़ा था हमने। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो ये क्या हो गया? वैलिड हो गया, जबकि कंसिडरेशन भी नहीं है, जबकि कंसिडरेशन नहीं है कुछ। नीचे वाला देखो, आप ही लोगों के लिए कन्याओं सारी देख लो, पापा मम्मी से पहले ही साइन करा लेना कि नहीं ऐसे नहीं, प्रॉमिस से बात नहीं बनेगी। लो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, साइन कर दो, ठीक है भाई। देखो कड़वी बातें भी सिखा रहा हूँ, लॉ कह रहा है। अब ये मत कहना कि सर भड़का रहे हैं पेरेंट्स के अगेंस्ट। लॉ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे को तो बताना जरूरी है, एज अ टीचर मेरे को तो बताना पड़ेगा कि लॉ क्या कहता है। तो लॉ ये भी कहता है कि रिटन एग्रीमेंट जरूरी है, ठीक है ना। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। आगे आ जाओ, ये पॉइंट सबको क्लियर है। सेकंड, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है, हर जगह फिट होता है। हमारे पास कोई बच्चा आया पढ़ने, सुमित सर भी ऐसा करते हैं, हम भी बहुत करते रहे हैं कि एक बच्चे ने हमसे प्राइवेटली कहा कि अभी वी कांट अफोर्ड द फीस। हमने कहा ठीक है बेटा, कुछ नहीं होता, पढ़ो, पहला ऑप्शन है पढ़ाई। वेन एवर यू कंप्लीटेड योर क्वालिफिकेशन, जॉब लगे कर देना। सुमित सर का मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि सबका अपना पर्सनल है, मेरे साथ तो हो रखा है। बच्चों ने बाद में जॉब लगी, हमें आकर फीस पे की, बहुत अच्छा लगता है। एक वो दिखती है कि भाई देखो कितना एक रिगार्ड है टीचर स्टूडेंट के बीच। तो वो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज थी मेरी, जिसके लिए ऑलरेडी मैं कंसिडरेशन उस बच्चे को दे चुका था। अब तो मुझे वो उसका रिवर्स लौटा रहा है। तो क्या कोर्ट ये कहेगा आपके बीच तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं था, आपने तो इसके वैसे ही मूठ लिए पैसे, ऐसे कैसे ले सकते हो? नोबडी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके लिए सर्विसेज पे कर चुका था। मेरी उन पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का पे आउट था ये। तो देखो क्या कह रहा है, ए प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट होली और इन पार्ट, दोनों बातें बोल दी। कभी कभी हो सकता है उसने कहा कि सर अभी एक पार्ट ले लो, बाकी आगे। A person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable under section 25(2). In order that a promise to pay for the past voluntary services is being binding, the following essential factors must exist। जैसे वहां पर फैक्टर्स थे 4, यहां पर भी 4 फैक्टर्स हैं। क्या क्या? सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरली, यानी मैंने वॉलंटरली पहले वो सर्विस दे दी थी उसे। सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर, और वो प्रोमिसर को ही दी थी, वो सर्विसेज मैंने प्रोमिसर को ही दी थी। द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड, ऑब्वियसली उसके लिए, और उसका प्रेजेंट होना भी जरूरी है। द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट द प्रोमिस। अब वो अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाह रहा है, क्योंकि वो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए पेमेंट करने को तैयार है। तो ये हमें 4 बातें ये ध्यान रखनी है। क्या क्या है? पहली, दूसरा
आज सबकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्लो है। बीमार तो मैं था। सब ठीक हो ना? गुड। बी चीयर अप। जरा देखे एग्जाम्पल 20 क्या कह रहा है। हालांकि हमने पहले पढ़ा है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। वो जबरदस्ती तो मेरे से पैसे नहीं मांग सकता था, बट आई एम प्रोमिसिंग कि एल पे, आपने मेरा इतना काम किया है एल पे। अब जब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तो वो प्रॉमिस वैलिड हो गया। इफ आई एम प्रोमिसिंग देन इट विल बी वैलिड। फिर वो क्वेसी से आगे की डेफिनेशन में आ गया, बन गया। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एल पे, अभी मेरे पास नहीं है लेकिन एल पे। ठीक है। 21st एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। क्या हुआ? थोड़ा जल्दी आ गए, कुछ नहीं होता। ये तो मैं काम खत्म करके छोड़ूंगा आज। एनर्जी सेव करके आया हूँ मैं जानबूझकर आज। देखे फटाफट जल्दी से बेटे क्या कह रहा है 21st एग्जाम्पल में। सेम चीज है। यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा था, वहां पे केस लड़ रहा था। वहां पर भी एक पार्टी मेरी कह रही है कि एल पे इन फ्यूचर पॉसिबल है। थर्ड, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। क्या होता है ये? पढ़ा था ना, टाइम बार डेट, 3 साल वाला क्लॉज। भूल गए? आ गया याद अब? क्या था? 3 साल तक अगर आप अपने डेट को रिमाइंड नहीं कराओगे, पेमेंट नहीं मांगोगे, तो वो बैड डेट हो गया। ठीक है जी। कोई एक्शन नहीं ले रहे तो वो जीरो हो गया। अब वो जीरो हो गया, लेकिन एक बंदा बहुत शरीफ निकला। वो कह रहा है जीरो हो गया और लॉ कहता है मैं नहीं मानता, मैं तो करूंगा। तो क्या कह रहा है देखो, पढ़ लो। वेयर अ प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय अ पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट इज मेड टू पे debt barred by limitation, it is valid without consideration। क्योंकि पुराने डेट को देने की बात कर रहा है, प्रॉमिस वैलिड होगा। ठीक है। फोर्थ में एजेंसी। क्या होता है एजेंसी? बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये बिजनेस की बात कर रहा है। सुमित सर ने मान लीजिए नागपुर में एक ब्रांच खोल दी, वहां पर एक ब्रांच खोल दी। जरूरी नहीं है कि कोई कंसिडरेशन वहां पर उस पार्टी के साथ हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ब्रांच खोली, एजेंसी दे दी हमने उसको कि पढ़ाओ। हाँ, रिवर्स में हमारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन अलग बात है, लेकिन उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है वो वैलिड है, ऑल्दो कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा। सुमित सर के नाम पर वहां पर कमाई शुरू हो जाएगी उस पर्सन की। ठीक है। वो अलग बात है कि हमारा उसके साथ कुछ रॉयल्टी एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है, लेकिन उस वक्त वो एजेंसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें कोई कंसिडरेशन की अगर मूवमेंट नहीं होती है तो देर इज नो रिक्वायर्ड टू बी कंसिडरेशन की मूवमेंट हो, तो ये क्या है, अपने आप में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी के केस में। नेक्स्ट देखो क्या है, कंप्लीटेड गिफ्ट। क्या बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट अनिवार्य है? तो वो कंसिडरेशन थोड़ी है। हम बर्थडे में जाते हैं, गिफ्ट देकर आ जाते हैं। अब एक बच्चे का दिमाग फिर गया कि मुझे तो रिवर्स
कोई गिफ्ट मिला नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भाई, जो मैंने अभी लैपटॉप दिया है गिफ्ट में वापस करो। अरे क्यों भाई, आपने गिफ्ट दिया ना, ना ना आपने रिटर्न तो कुछ दिया ही नहीं, रिटर्न गिफ्ट आपने नहीं दिया, तो क्या मांग पाएगा वो वापस? जब आप गिफ्ट एक बार दे दिया खत्म। अब गिफ्ट के केस में स्टोरी सुन लो, छोटी सी लीगल स्टोरी। एक बहुत बड़े घराने की, इनकम टैक्स वगैरह सब मिक्स करके बता देता हूँ। आपके हो सकता है कॉलेज के प्रोफेसर अगर क्लासेस अटेंड करो तो सुनाए, हमें तो कॉलेज प्रोफेसर नहीं सुनाई थी, तब की याद है अभी तक, जब इनकम टैक्स पढ़ रहे थे। एक बड़े घराने के घर में रेड पड़ गई, पुराना जमाना, इनकम टैक्स वाले आए बक्से वक्से लेके, सब ये सब भर के साइन करा के ले गए। केस स्टार्ट हो गया, नाम नहीं लूंगा उस घराने का। केस स्टार्ट हो गया। एक बहुत बड़े वकील हायर की उस पार्टी ने, पहली हियरिंग पे जज को कहते हैं कि सर साहब मुझे एक थोड़ा सा मौका दिया जाए, जैसे मैं स्टोरी सुनाता हूँ एक्चुअली इसलिए आदत पड़ गई है, सुनानी पड़ती है कि जज साहब मौका दिया जाए, पुरानी स्टोरी सुनानी पड़ेगी क्योंकि 35 साल पुरानी स्टोरी है। कहते 35 साल पुरानी स्टोरी का इससे क्या लिंक है? कहते है साहब, सुनाओ। उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट दे दी। अरे क्या है सर, 35 साल पहले मेरे क्लाइंट की शादी हुई थी, ये उसके इनवाइटेड गेस्ट की लिस्ट है, दोनों तरफ के, ये लड़के वालों के, लड़के वालों। अभी आ रहा था, आथिया शेट्टी की शादी हुई, 1.5 करोड़ की कार, 50 लाख का ये, कोई कुछ दे रहा है, कोई बाइक दे रहा है। हमें तो शर्म ही आ जाए भाई साहब ऐसी शादियों में जाने में, है ना। उसका कर रहा है ना, वो बेचारा गया, वो तो कह रहा है मैं लेदर की बेल्ट लेकर गया था। शमी, है ना, कहाँ 1.5 करोड़ की कोई कार दे रहा है, वो लेदर की बेल्ट देकर आया है। होगी कितने की, 5-10 हज़ार रुपए की, 20 हज़ार रुपए की, अच्छे बहुत बड़ा ब्रांड होगा तो। खैर कोई नहीं, वो कह रहे हैं कि ये आए थे, सबके आगे उनका स्टेटस लिखा हुआ है, ये इतने करोड़ के मालिक, ये इतने करोड़ के, तब करोड़ होते थे, अब तो अरबपति हो गए। अच्छा, बेटे हिंदू मैरिज में एक कस्टम है, जिस वक्त फेरे हो रहे होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस वक्त फेरे हो रहे होते हैं तो एक रस्म है, लुढ़कन बोलते हैं उसे। अब पिक्चरों में रह गई है, वैसे कोई दिखाता नहीं है। उस वक्त जो लड़की साथ में फेरे लेती है तो उसके साथ में कुछ लोग झोली लेकर चलते थे, दुपट्टे की झोली बनाकर, और लोग उसमें गिफ्ट डालते हुए चलते हैं, इसे बोलते हैं लुढ़कन, और उसको कहते हैं स्त्रीधन, और वो लड़की का कहलाता है। कन्यादान भी बोल दो, कन्यादान भी बोल दो, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। तो वो कह रहे हैं कि झोली लेकर चल रहे थे लोग साथ साथ, और जिसका जो दिल कर रहा था, कोई नेकलेस दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है, कोई कैश दे रहा है। कह रहे उस वक्त कौन गिनता है साहब, पोटली बांध दी, लड़की के साथ रख दी कि ये लड़की का धन है, स्त्री धन। कह रहे जो लिस्ट बनी है, ये नेकलेस, वो नेकलेस, फलाना नेकलेस, इनकम टैक्स ऑफिसर ने दी है लिस्ट, सर साफ सब वही है साहब, देख लो। अब वो ब्लाइंड गिफ्ट होता है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं होती, तो किसी को नहीं पता वो किसने दिया, और ये है साहब वही वाला धन, वही ज्वेलरी है, वही सब कुछ है। पहली हियरिंग में केस खत्म हो गया। अरे स्त्रीधन, स्त्रीधन टैक्स लायबिलिटी 0 होती है, समझ लो। कितना बड़ा एक आपको वो दे रहा हूँ आज मंत्र, नो टैक्स लायबिलिटी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। मैरिज के वक्त जो भी लड़की को मिलेगा वो उसका है, एंड नो बडी कैन आस्क क्वेश्चन, थ्रेट के साथ बोला जाता है हिंदू रीति रिवाज में, नो बडी कैन आस्क द क्वेश्चन, ये कैसे आया, वो उसका है, दैट्स ऑल। और वही हुआ, जैसे आपने कहा, सॉरी ले जाओ जी सारा, सब माफ, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो ये बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कंप्लीटेड गिफ्ट,
रिकॉर्ड नहीं चढ़ेगा उसका कुछ भी। कंप्लीटेड गिफ्ट है तो गिफ्ट है जी, नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड, यही पढ़ रहे ना कि कंसिडरेशन जहां जरूरत नहीं है। गुड। ये थोड़ा सा आप लोगों का वो कोर्स का आ गया बेलमेंट, ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि कोर्स का पार्ट नहीं, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लो। ये एक तरीके का वर्ड है धरोहर टाइप, धरोहर टाइप का मतलब मेरे पास एक पार्किंग स्पेस है, आपने एक बड़ी सी कार खरीद ली, रात को पहुंचे घर, पार्किंग ही नहीं मिल रही है, आपने मुझे किया फोन कि सर आपकी पार्किंग स्पेस खाली है, कार खड़ी कर दूं कुछ दिन के लिए, कर दो। आप कार भी खड़ी कर गए और मुझे चाबी भी दे गए, तो क्या आप कार मेरी हो गई? दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आई मस्ट रिटर्न इट टू यू, आई मस्ट रिटर्न इट टू यू, क्योंकि ये एक तरीके का मैंने क्या किया, धरोहर के तौर पे आपके पास रखवाई थी, तो चीज वो आप ही की रहेगी। ठीक है जी। क्या कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है? तो कह रहा है इसमें कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं, धरोहर थी, वापिस ले ली, खत्म कहानी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है बेलमेंट। आपके जो केस है बेलमेंट भी है, इसमें एक प्लेज भी है, प्लेज सिक्योरिटी हो जाता है, गिरवी रखना, ये धरोहर है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। एंड लास्ट वन इज खतरनाक मैटर है, हमने पहले पढ़ा था चैरिटी के बारे में कि चैरिटी में नहीं, अच्छा आगे पढ़ेंगे, अभी आएगा मोहम्मद गौरी ना। क्या होता है चैरिटी? दान पुण्य। क्या दान पुण्य में कंसिडरेशन जरूरी है? नहीं जरूरी। क्या कह रहा है इसमें? क्या दान पुण्य के मैटर में जहां पर कंसिडरेशन कंपलसरी नहीं है लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? जबकि चैरिटी में हमने पढ़ा है, मेरे घर आया एक पर्सन कि सर जागरण करा रहे हैं, चंदा दे दो, या गरीबों को खाना खिलाना है दे दो। मैंने कहा ठीक है, अभी तो पैसे नहीं है, मेरी 2100 रुपए की पर्ची काट दे। उसने 2100 रुपए की पर्ची काट दी। अब मिला मुझे अगले दिन, सर वो 2100 रुपए है। मैं कौन से 2100 रुपए? तो क्या वो मुझ पर केस कर सकता है? देखा, डाउटफुल हो गया सब, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या उस 2100 रुपए के लिए उस पर केस कर सकता है? वो तो सोशल एग्रीमेंट था, चैरिटी इज अ सोशल एग्रीमेंट बच्चों। सोशल एग्रीमेंट में आप कैसे केस करोगे और क्या कहकर करोगे? कल तक मेरी इच्छा थी सोशल एग्रीमेंट करने की, आज नहीं रहा। कल मूड अच्छा था, आज खराब है, नहीं दे रहा सोशल एग्रीमेंट। यू कांट बाउंड मी, बट यहां पे बाउंड कर रहा है, यहां पर बाउंड कर रहा है चैरिटी में भी। कैसे? कोर्ट ने क्या कहा, अब ध्यान से सुनना इसमें। ये जो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद है, केदारनाथ साहब मंदिर बना रहे थे, रियल स्टोरी है, सुन लेना इसको। मंदिर बना रहे थे, वो गौरी मोहम्मद साहब के पास पहुंचे, भाई तू भी कर दे कुछ दान पुण्य। ये तो अब हो गया ना हिंदू मुस्लिम का चक्कर, हमारे यहाँ की हिंदू है, हिंदू हिंदू है, पता नहीं क्या अजीब चीज। अदरवाइज पुराने जमाने में हिंदुओं का मंदिर मुस्लिम बनाते थे, मुस्लिमों की मस्जिद हिंदू बनाते थे, ऐसा प्यार मोहब्बत थी। अब तो पता नहीं क्या हो गया, उल्टा ऐसा हो गया, उल्टा क्या पॉलिटिक्स बाजी है।
आज भी अगर पॉलिटिशियंस बीच में ना आए तो आज भी हिंदू मुस्लिम ऐसे ही मिलेंगे। हमारे यहाँ हम एक केस लड़ रहे हैं मुस्लिम लड़की का, अब बिलीव करेंगे हु इज फाइनेंसिंग द केस? हिंदू फैमिली, डिवोर्स मैटर है। वो बेचारी पुअर है, उसको धमकाते हैं उसके हस्बैंड और उसके फैमिली वाले। वो भाई साहब वो खड़े हो गए सीना तान के, फिर आओ। उन्होंने क्या क्या धमकी नहीं दी उन्हें, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उल्टे ब्लेम्स, क्यों कर रहा है तू हेल्प, बच्ची की तरह। फिर इसके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। उन्हें थप्पड़ मारा खींच के, बेटी है मेरी, आगे से बोल कर देख। वो है बिल्कुल बेचारे अंकल्स ऐसे, लेकिन जज्बा उनका, हिम्मत उनको देख के हमें हिम्मत आ जाती है, ऐसे खड़े हो गए, ये मेरी बेटी के साथ गलत किया इसने। आज भी है ऐसा प्यार मोहब्बत। इसमें भी गौरी मोहम्मद साहब ने कह दिया छत मैं डलवाऊंगा, मंदिर की छत मेरे पैसे से डलेगी। केदारनाथ साहब खुश हो गए, यार कमाल है। मोहम्मद साहब ने बोल दिया। कैसे केस घूमा है। आप सोच रहे होंगे कि पीछे तो पढ़ा है कि चैरिटी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी सर कह रहे हैं लीगल मैटर है। हाँ, जज साहब ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसने क्या दलील दी केदारनाथ ने, जब गौरी मोहम्मद ने पैसे देने से मना कर दिया। कब मना किया? जब छत पड़ने की बारी आई। छत कब पड़ेगी? पहले नींव खुदेगी। आप बच्चे हैं, शायद ना नॉलेज हो, लेकिन बता दूं बेटा, सबसे मोटा खर्चा तो नींव डलने में और छत डलने में ही होता है। नींव समझते हैं? बेस। आप शायद भूल जाएं, लेकिन कभी किसी भी चीज को भूल जाना, प्राइमरी टीचर्स को मत भूलना आपने, क्योंकि बेस उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया आपका। आज जिस लायक आप हो उसी प्राइमरी टीचर्स के बेसिस से हो। समझ रहे हो? चाहे जैसे भी हो, उन्हीं की वजह से हो। अच्छे भी तो उनकी वजह से, बुरे भी तो वही उनकी वजह से। दोनों क्रेडिट दे रहा हूँ, लेकिन उनको कभी भूलना मत। सबको याद रहते हैं, हमें भी याद रहती है ना वो प्राइमरी टीचर, प्यारी सी क्यूट सी, है ना? सबको याद रहती है, हमें भी याद है, ऑल्दो अब पता नहीं वो कहाँ होंगी, लेकिन राज आंटी हम बुलाते थे उन्हें। तो वो जो बेस बन रहा है, नींव खुदी, उसमें पैसा लगा, पता नहीं किन किन लोगों ने चंदा दिया। ये दलील दे रहा है वो, मैं नहीं दे रहा हूँ, केदारनाथ दलील दे रहा है साहब। कह रहे उसके बाद साहब मैंने लोगों से पैसा मांगा, दीवार खड़ी करनी है। दीवार खड़ी करने के पैसे आ गए साहब, दीवारें खड़ी हो गई, लेबर लगी हुई है, सीमेंट, बदरपुर, रोड़ी, खूब खर्चा हो गया। अब छत के लिए मैंने किसी से बात नहीं की थी क्योंकि इन्होंने कहा था। अब जब छत की बारी आई तो ये भाई साहब पीछे हट रहे हैं। समझ रहे हो? ये स्टोरी है। तो जज साहब ने कहा कि बेटा गलत कर रहे हो आप, आपकी वजह से सारा पैसा वो जो लोगों ने बाकी दिया वो जीरो हो जाएगा। आपने छत का बोला था, हाँ जी। तो कह रहे छत कब बनेगी? जब बाकी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप छत के लिए पैसा नहीं दे रहे तो बाकी स्ट्रक्चर बिकम जीरो। अब ये किसके पास जाए? आपको देना पड़ेगा। तो सर बिना कंसिडरेशन पे गौरी मोहम्मद साहब के ऊपर केस हो गया। जिसको वो सोशल एग्रीमेंट समझ रहे थे विदाउट कंसिडरेशन, वो लीगल एग्रीमेंट बन गया। अरे देना पड़ेगा अगर आपकी ऐसी कमिटमेंट है। कह रहे जिसने नींव देनी के पैसे देने थे वो मना कर देता तो मैं मान जाता, क्योंकि पहले ही दिन मना हो गई, मंदिर नहीं बनेगा वो। लेकिन आप तो कब मना कर रहे हो? जब सब कुछ हो गया। आपका कंसिडरेशन तो देना कंपलसरी हो गया है। नहीं इसमें एक केस, एक कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था। जब लास्ट डोज देनी थी तो भाई साहब हाथ खड़े कर दिए उसने, मेरे पास पैसे नहीं है। मैटर कोर्ट तक पहुंच गया था, देने पड़े उसे। कह रहे ऐसे कैसे, आप नहीं कर सकते, आप आपने प्रॉमिस किया था। हाँ। अरे आप कह रहे हो आपके पास नहीं है, इसे प्रूव करो कि नहीं है। ये कहा गया उसे, आपके पास नहीं है ये प्रूव करो, और अगर ये प्रूफ हो गया कि आपके पास है तो यू हैव टू पे। दिस इज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर दैट पर्सन। यू कैन नॉट डिनाई इधर, चाहे आप इसको सोशल एग्रीमेंट मान लो चाहे कुछ, हम तो इसे लीगल में कन्वर्ट कर रहे हैज टू पे। इसीलिए लोग आजकल बॉन्ड साइन कराने लग गए, आपको याद हो।
अब लोग बॉन्ड साइन कराने लग गए कि पे करेंगे। तो ये वो मैटर कंसिडरेशन नहीं है तो भी क्या कहलाएगा, लीगल। कितने, कौन कौन से, बस सर हो गया खत्म। 7 पॉइंट्स। पहला क्या, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बेटे अकेले नेचुरल लव एंड अफेक्शन के ऊपर भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते, 4 पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे 7 पॉइंट पूछेंगे, 2 नंबर का नेचुरल लव एंड अफेक्शन में पूछ लेंगे। बच्चों को लगता है मैं बड़ा आसानी से डिस्कस कर दूंगा, यही बता दूं, और यही भारी पड़ जाता, क्योंकि आपको उसे 4 पॉइंट्स के साथ डिस्कस करना है, बताना है, इसलिए 4 पॉइंट स्पेसिफिकली कर दिए गए। ठीक है ना। फिर अगला क्या है, इसमें भी कितने पॉइंट्स हैं देख लो, यानी वो चारों पॉइंट बताने पड़ेंगे आपको फास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए। देन टाइम बार टेंट, ये वो एक्सेप्शंस आकर यहां पर क्रिएट हो गए और वो एक्सेप्शंस बन गए कंसिडरेशन। तो मैं अब ये खोल रहा हूँ शीट एंड गिविंग यू 5 मिनट्स, फटाफट इसे याद कर लो भाई। तो आपके मोबाइल पर भी वैसे शायद भेजी हुई है मैंने सबके, कोई बच्चे बाद में ऐड होंगे तो बता देना। आप बाद में ऐड हुए, आपके पास नहीं होगा मोबाइल पर, नहीं मैं भेज दूंगा। क्या नाम है आपका, स्पेल आउट करो। शिबिक, सिबिक, प्लीज डोंट माइंड। हाँ जी बेटा, एक बार सरसरी 4 पॉइंट है, चारों पढ़ लीजिए। कंसिडरेशन की डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, याद है नहीं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ थी, एकमात्र डेफिनेशन पूरे लॉ के अंदर आपको मिलेगी, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को दर्शाती हुई। भेजू, भेज दी दोनों पेज। आप जुड़े हुए ग्रुप में, आ गया देखो। डेफिनेशन के अलावा टोटल 26 पॉइंट्स हैं ये जो हमने लिखे, 26 पॉइंट्स। एक बार अभी पढ़ लो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दिन लर्न कर लो, लेकिन मुझे बस इतना बता देना, आप भी सोच लेना कि ये 26 पॉइंट विद डेफिनेशन लिखने में कितनी देर लगेगी। हाँ सर, ये 26 पॉइंट्स लिखने में अभी कह रहा हूँ, जैसे मान लो हार्डली 5 मिनट लगने चाहिए। क्या हो रहा है, क्या हो गया, ध्यान से भाई, ठंड के दर्द बड़ी देर से जाते हैं। करें क्विट, सर भी आ गए हैं। आप लोग बेटा इसका तैयारी कर लेना।